आप कौन सा मनोवाद का पालन पोषण कर रही हैं? आप कितना पानी पीपल पे चढ़ाती हैं, तुलसी पे चढ़ाती हैं, या कितना धूप बत्ती जलाती हैं, कितना और कुछ करती हैं, कितने धागा बांधती हैं, कितने नारियल चढ़ाती हैं, सब पता लग जाए। राम और कृष्ण की विचारधारा कहानियों पर आधारित है। टोटल कुछ भी कहानी घड़ करके तैयार कर दी जाती है, कुछ भी जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मंत्रिमंडल पर, नेहरू पर या दूसरे को कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का दबाव था कि भीमराव अंबेडकर को इस संसद में लाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी समस्या है। जावड़ो कहता है कि चमार बड़ा है, चमार कहता है कि धोबी बड़ा है, धोबी कहता है खटीक बड़ा है, खटीक कहता है नहीं गडरिया बड़ा है, गडरिया कहता है कोहली बड़ा है, नहीं हम सबसे अलग अलग है। सबसे पहले जैसा कि पता चला कि मेरी बहन जी जो सबसे पहले आई थी, उन्होंने बहुत अच्छा बोला हिंदू मैरिज एक्ट पर। उन्होंने ईयर वाइज भी उसकी व्याख्या की और बहुत काबिल तारीफ़ है। मुझे नहीं पता था कि आप इतना नॉलेज रखती हैं सभी लोग, अच्छी बात है। हिंदू मैरिज एक्ट के बिना कहानी अधूरी है, खासकर भारतीय महिलाओं की। हमने बाबा साहब को एक दो फ्रेम में जड़ दिया, एक तो संविधान निर्माता और दूसरा आरक्षण के जनक। ये हमारी कमी रही या समाज की कमी रही या इस देश की कमी, दुर्भाग्य मानूंगा, जो एक इतने ज्ञानवान व्यक्ति को, इतने महापुरुष व्यक्ति को हमने बहुत संकुचित धारा में लिया है। विश्व में इतना ज्ञानी पुरुष शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई दूसरी चीज़ें नहीं लाऊंगा मैं यहाँ पर। कि जब बाबा साहब आए विधानसभा में अपने संविधान सभा के सदस्य बनकर, उसकी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, किस तरह से उनको हराया गया, बाहर रखा गया। बम्बई से लड़ रहे थे चुनाव, बम्बई से चुनाव लड़कर उनको ये कोशिश की गई कि यहाँ से चुनाव ही नहीं लड़ पाए। उनको किसी भी तरह से उनको बाहर कर दिया गया, आउट कर दिया गया। उन्होंने दूसरा मौका देखा, संयुक्त भारत का स्थान में जो अब बांग्लादेश है, वहाँ से अपनी सीट पर पर्चा दाखिल किया और चुनाव लड़े, जीत गए। लेकिन विभाजन हुआ, पाकिस्तान में चला गया। अब इतना दबाव पड़ा, जो जीती हुई मंत्रिमंडल था, जिसको हम पहली संसद कहते हैं, संविधान सभा ही हमारी पहली संसद थी, जो कि चुनाव होने तक उसने काम किया था। वो संविधान सभा के तौर पर भी काम कर रही थी और संसद के तौर पर वही काम कर रही थी। तो उनको इतना दबाव पड़ा मंत्रिमंडल पर, नेहरू पर या दूसरे को कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का दबाव था कि भीमराव अंबेडकर को इस संसद में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं ला पाए तो शायद आपका संविधान और दूसरी चीज़ें अधूरी रह जाएगी। नेहरू ने, जो कि उस समय प्रभावशाली व्यक्ति थे, महाराष्ट्र जो सौराष्ट्र का हिस्सा था, बम्बई कहलाता था, बम्बई के चीफ को फ़ोन किया, कांग्रेसी जो अध्यक्ष होते थे, कि भाई साहब सीट खाली करिए इनके लिए। ज़बरदस्ती से वहाँ से सीट खाली करा गई और वो व्यक्ति BN खरे थे। वो कौन थे? इनका नाम पहले भी आया है। कब आया? 1931 के पूना पैक्ट में आया था। पूना पैक्ट पे 4 व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, बाबा साहब, मदन मोहन मालवीय और खरे साहब, जिसमें मालवीय साहब के और बाबा साहब के दस्तखत है पूना पैक्ट पर। पूना पैक्ट से ही हमारे जो सुधार की असली आधार है वहीं से शुरू होता है। वहाँ से हमें कुछ छोड़ना पड़ा और छोड़ने का कारण था महात्मा गांधी का आमरण अनशन। और उस आमरण अनशन के डर की वजह से बाबा साहब अपनी शर्तों से पीछे हो गए कि जब उनका बेटा और उनकी पत्नी कस्तूरबा बाबा साहब से मिलने गए कि आप थोड़ा सा कृपया करके पीछे हट जाइए, वरना महात्मा गांधी मर जाएंगे, जिद नहीं छोड़ेंगे और देश में अलग बवाल मच जाएगा।
बाबा साहब को पीछे हटना पड़ा और अपनी कुछ शर्तों को छोड़ करके उनको आगे बढ़ना पड़ा। 3 गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 तीनों में बाबा साहब ने भाग लिया और अपनी बात को इतना सशक्त रखा कि अंग्रेज़ों को मानना पड़ा कि ये जो समाज है हिंदू समाज का ही भाग, जिसको अंग्रेज़ मान रहे थे कि हिंदू समाज का भाग नहीं है, हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर ये होता तो इनकी इस कदर इंसानियत से भी गिरी हुई हालत नहीं होती। दोस्तों, बाबा साहब वहाँ से निकल के आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं उसी बात पर जहाँ हिंदू मैरिज एक्ट था। 1941 में सबसे पहले इस काम की शुरुआत होती है, जहाँ BN राव, जिसका नाम इम्पोर्टेंट है, BN राव साहब ने एक प्रपोजल रखा कि क्यों ना एक हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू लॉ एक्ट बनाया जाए। हिंदू लॉ एक्ट बनाया गया और उसके के चेयरमैन BN राव रखे गए। BN राव ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट से खलबली मच गई पूरे हिंदू समाज में कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता। 1946 में 1944 में वो ख़त्म हो गई, उनकी बात को नहीं रखा गया। 1946 जब आया तो उन्हीं बातों को दोबारा रखा गया और उस वक्त फिर कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ड्राफ्ट कमेटी के, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज बिल बनना था उसके लिए। उनके अध्यक्ष भी उस समय BN राव थे, लेकिन उसमें एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई। सेलेक्ट कमेटी का जो चेयरमैन थे बाबा साहब को बनाया गया। बाबा साहब ने जो प्रोविज़न करने के बाद रखा तो सभी के इतना खलबली मच गई पूरे हिंदू समाज में कि ये तो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम 4 पत्नियां रख सकता है, हम क्यों 4 पत्नी नहीं रख सकते। बाबा साहब ने पहले प्रावधान किया था कि यूनिफॉर्म कोड का प्रावधान किया था, लेकिन नेहरू ने कहा भाई यूनिफॉर्म कोड को आप छोड़ दीजिए, आप शरीयत को बगल में रख दीजिए, आप केवल हिंदू समाज के बारे में सोचते हैं, हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं, हिंदू धर्म पे ही केवल करिएगा। जब हिंदू धर्म से निकल के जो अकेले पे काम करने लगे और उन्होंने प्रोविज़न इस तरह के किए, और जब पूरा का पूरा ड्राफ्ट बन के आया, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हों, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, JB कृपलानी हो, तमाम तरह के नेता बिल्कुल विद्रोह की स्थिति पे आ गए कि हम किसी भी सूरत में ये एक्ट नहीं पास होने देंगे। और जब पहली संसद चल रही थी, जो निर्वाचन के तौर पे नहीं थी, आम चुनाव से पहले की संसद थी, उसमें जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, और पहले कानून मंत्री बनाए गए बाबा साहब को। बाबा साहब ने ड्राफ्ट करके पूरा भेज दिया और एक पार्लियामेंट से पास जब हो रहा था या चर्चा चल रही थी, तो राजेंद्र साहब ने लिख दिया, प्रेस में क्लिपिंग दी कि आप बेशक नेहरू जी पास कर दीजिए, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, इस एक्ट पर साइन नहीं करूँगा। तो नेहरू जी ने, कहते हैं नोटशीट तो देखी नहीं, कि नेहरू जी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी, मैं तो बिल बना रहा हूँ, अगर आप साइन नहीं करते हैं तो मेरे पास आर्टिकल 61 है कि आपको महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के पास है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गई थी कि मैं आपको महाभियोग लगा करके नीचे उतार सकता हूं अगर आप साइन नहीं करेंगे तो। खैर, उस समय बाबा साहब इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने जब ये बिल पास नहीं हुआ अपना रिजाइन दे दिया। बाद में यही प्रोविज़न अलग अलग हिस्सों में, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक अधिनियम 1956 और हिंदू परिपोषण वाला 1956, ये एक ही एक्ट को 5 में पास किया गया। अब महिलाओं के लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, आप बखूबी समझती हैं, क्योंकि उससे पहले व्यवस्था ही नहीं थी। एक व्यक्ति 4 शादी करे, 5 करे, 8 करे, 10 करे, और उसके बाद हालात ये है कि उस पत्नी को, उस परित्यक्ता को कोई राइट नहीं है किसी भी तरह का।
उसका गुजारा भत्ता कौन दे, कहाँ रहे, अपना जीवन एक अच्छे गरिमामय पूर्ण जीवन कैसे बिताए। और उसका कोई हिस्सा था ही नहीं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में। मदर फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है, पति की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है, बेटे की से तो लेना उसमें मतलब ही नहीं था। फिर काहे की ज़िंदगी थी महिलाओं की, किस तरह की ज़िंदगी थी। और ये उस वक्त देखिए जब रमाबाई ने बाबा साहब का साथ दिया। आप एक बार रमाबाई को बिल्कुल पढ़िए, उनके इतिहास को पढ़िए, उनकी बायोग्राफी में पढ़िए, वेटिंग फॉर वीज़ा में बाबा साहब की जो आत्मकथा है वो आत्मकथा वेटिंग फॉर वीज़ा में के नाम से है, आप ज़रूर पढ़िए कि उसमें किस किस तरह से जब रमाबाई अकेली रह गई। इसमें और समस्याएं, घर से तो समस्याएं थी, घर की समस्याएं बड़ी मुश्किलें थी। जब बाबा साहब 5 वर्ष के थे मदर मर गई थी, सबको पता है। और उसके बाद घर में जो उनकी सौतेली सास आई थी उसने भी उनका जीना हराम कर दिया था, दोनों का ही, घर से भी निकाल दिया था। एक व्यक्ति देखिए घर से भी लड़ रहा है, बाहर जाति से भी लड़ रहा है, समाज से भी लड़ रहा है, पैसे नहीं है पढ़ने के लिए फिर भी पढ़ रहा है, क्योंकि वो अप्रतिभा में इतनी इम्पोर्टेंस थी, उतना ज्ञानवान थे, इतने IQ लेवल इतना हाई था कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था और कभी गुस्सा नहीं किया। आज हमारे समाज में मेन बात यह है कि हम रोना रो देते हैं कि मुझे तो मौका नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर पड़ती है, लेकिन यदि आपकी प्रतिभा है, आप लगन है, आपकी मेहनत है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कभी भी कहीं भी कोई भी वैकेंसी निकले, किसी भी तरह की जगह निकले, सरकारी हो, आप उसको ये मान के चलिए कि ये आपकी वैकेंसी है, आपकी सीट है, आपको इस पर संघर्ष करना है। जब तक आप ये एम नहीं बनाएंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। यदि आपने पहले ही हार मान ली कि यार 5 ही सीट हैं और इसमें तो मेरा तो मुश्किल सिलेक्शन होगा, तो आप तो बहुत पहले हार मान चुके हैं। तो ये बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय करिए। मैं भी कभी जब भर्ती हुआ था तो मेरे सामने केवल टोटल 60 सीट थी, 60 में से आप 12 6-7 SC की थी। अब 6-7 में ऑल इंडिया से 1 लाख फार्म एप्लीकेशन आए, तो क्या मैं ये हार के बैठ जाता कि 1 लाख एप्लीकेशन आएंगे तो आपका काम नहीं होगा? नहीं, उसी दिन तय कर लिया था कि इनमें से 1 सीट मेरी होगी। तो वही आपको करना है, अपने बच्चों को सिखाना है कि सफलता कैसे मिलनी है, सफलता के लिए आपको कदम उठाना है। तीसरी बात मैं आगे बढ़ाऊंगा उसको कि इस समाज के पास अब थोड़ा उठ गया है, जागृति भी आ गई है, पैसा भी आ गया है। उस पैसे को अपने समाज के लिए कैसे लगाना है, कहाँ पर उसको खर्च करना है, जैसे कि हमें पेबैक सोसाइटी के रूप में उसका वापसी में मिले। हम ऐसे कितने बच्चों को देखते हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन उनके पास फीस नहीं है। जो पैसे वाले, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसी न किसी ऐसे बच्चे को देख लीजिए, ढूंढ लीजिए कि इसकी आप फीस भर सको एनुअल, उसके कपड़े दिला सको, उसकी किताब कापियों खर्चा उठा सको। ये है व्यक्तिगत लेवल पर। अगर कुछ लोग पैसे वाले हैं, इकट्ठे हो जाइए, अपनी इंस्टीट्यूट बनाइए, संस्था बनाइए। आप अलग अलग रूप में बहुत मेहनत कर रही हैं सारी, क्या सामूहिक तौर पर हम मेहनत कर पाएंगे? अगर आप सामूहिक तौर पर एक जगह आ गए तो शायद जो रिजल्ट अब धीरे धीरे मिल रहा है उसका 4 गुना स्पीड या 5 गुना स्पीड से मिलेगा। और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए हमें, देखिए, सब कास्टें, बहुत सारी उपजातियाँ पड़ी हुई हैं, हम अपनी उपजातियों का पीछा नहीं छोड़ते। हमें अपनी उपजाति को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। हम क्यों संगठित हैं यहाँ सभी? सिर्फ इसलिए संगठित है कि बाबा साहब ने 1951 की सूची में हमें अनुसूचित जाति के रूप में पॉइंट आउट किया है। बाबा साहब की देन है कि आप सब लोग बैठे हुए हो। इसमें ऐसे की कम से कम 10-15 जातियों के लोग होंगे, शायद 10 नहीं तो 5-7 तो होंगे। वो इसलिए इकट्ठे बैठे हुए हैं
कि उनका एक ग्रुप है, बाबा साहब के एक लाइन के अंतर्गत वो आते हैं। कल नहीं यदि ये लाइन ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किस तरह से आप संघर्ष करोगे? फिर तो सब अलग अलग कहेंगे कि अभी भी समस्या है। जावटो कहता है कि चमार बड़ा है, चमार कहता है कि धोबी बड़ा है, धोबी कहता है खटिक बड़ा है, खटरी कहता है नहीं गडरिया बड़ा है, गडरिया कहता है कोली बड़ा है, नहीं हम सबसे अलग अलग है। तो ये एक ऐसी धारणा है हमारे अंदर घुसी हुई। हम दूसरों से कहते हैं हमारे साथ छुआछूत होती है, हमारे साथ हम क्यों कितनी छुआछूत से बचे हुए हैं? हम कितने एक दूसरे के साथ बैठकर काम करते हैं? हम कितने आदमियों के साथ बेटी रोटी का नाता करते हैं? क्यों नहीं करते हम? बाबा साहब का एक सपना था जातिहीन समाज की स्थापना करना। क्या उसमें हमने काम किया? नहीं किया। हम उसमें करना ही नहीं चाहते। शायद मुझे लगता है कि हम अपने अपने घोंसलों में बनाने में तैयारी कर रहे हैं। ये छोटे छोटे घोंसलों से निकलिए, विश्व के लिए एक बड़ा स्तर बनाइए और उस पर आधार बनाइए कि हम उसमें सफलता प्राप्त करें, सत्ता हमारे पास आ सके। और सत्ता कैसे मिलनी है इसके लिए आपको कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना वोट को बचा के रखते नहीं हैं किसी के कहने से, किसी का जाति देखकर, किसी के दबाव देखकर, और ख़ास करके एक दारू की बोतल में, एक चिकन के उस टुकड़े में हम अपने वोट को भेज देते हैं। बहुत गलत बात है। मैं अपने समाज के साथियों से कहना चाहूँगा कि कहीं भी, आप तो सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर जो गरीब है, अशिक्षित है, उसको अपने वोट की कीमत समझाना और उसको इस तरह से गाइड करना कि जैसे समझ सके कि बाबा साहब अकेले व्यक्ति थे, आज हम हमारे लिए इतना सब कुछ कर गए, और आज हम इतने जागृत होते हुए भी, इतने आदमी होते हुए भी, इतने पढ़े लिखे होते हुए भी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो उन परिस्थितियों में देखिए ना कमाल, जब आप उसको बैठने की सुविधा नहीं, घर में घुसने की इजाज़त नहीं, स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि पानी पीने की इजाज़त नहीं है। इस तरह के अत्याचार तो अभी भी हो रहे हों, कैसे नहीं हो रहे? हो रहे हैं। क्यों हाथरस कांड हो गया, क्यों जालोर कांड हो गया, क्यों ऊना कांड हो गया? ये इस तरह के जो कांड हैं हमें रोकने पड़ेंगे। इसके लिए हमें एकत्र होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। हमें अपने समाज में अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना पड़ेगा। आप कहोगे जी सरकार हमारे साथ नहीं है, सत्ता हमारे साथ नहीं है। क्या बाबा साहब के साथ थी? हर बात के लिए वो तैयार हो जाते थे, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते थे। कहीं भी अत्याचार होता था, चलो जी कानून की लड़ाई लड़ने चलते हैं। यकीन मानोगे, जब उनके साथ अत्याचार हो रहा था, एक बार जब किसी ने नहीं सुनी, गवर्नर के घर में पहुंच गए थे, जबकि कोई नहीं पहुंच सकता था। हम अपनी हार मान लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हार नहीं मानना है। कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। न्याय के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के साथ साथ आपको आना पड़ेगा। उसके लिए यदि कभी किसी आवश्यकता पड़े रास्ते की जानकारी के लिए, जो प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं, उनका काम है उसको रास्ता दिखाना, उसकी टांग खींचने का नहीं। हमारी आदत है कि हम दूसरों की टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये प्रोग्रेस कर लिए, इसे गाल लिया, इसका बेटा PhD कर लिया, अब इसको कैसे गिराना है? अगर कंपटीशन करना है तो उस कंपटीशन में आगे बढ़िए ना, उससे आगे कैसे निकलना है इसकी भावना रखिए, न कि नेगेटिव सोच। क्यों नेगेटिव सोच हमें छोड़नी पड़ेगी। हम दूसरे समुदाय को गाली देते हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं, ब्राह्मण को गाली देते हैं। आप ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो आपको पर डिपेंड करता है। हमें ब्राह्मणवाद की कमी है, उनको गाली देनी, उनको छोड़ना है। आप कितनी मैं समझता हूँ सारी महिलाएं, क्योंकि भीमसेनिया मैं कहूँगा जागरूक हैं और पढ़ी लिखी भी हैं ज़्यादातर, मुझे जो दिखाई दे रही हैं बोलने के तरीके से, रहने के तरीके से, उठने बैठने के तरीके से। फिर भी इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो अभी भी मनवाद का पोषण कर रही होंगी किसी न किसी रूप में। यदि मैं आपके घर में आ जाऊंगा तो ज़रूर मिलेगी ये चीज़ें। और मैं घर में जाता हूँ कि ऐसे तरीके अपनाइए कि इस समाज को संगठित करके कुछ संस्थाएं बनाइए, एजुकेशन बनाइए, एजुकेशन सोसाइटीज़ बनाइए, स्कूल स्थापित कर दीजिए, हॉस्पिटल्स बनाइए, कहीं ऐसी चीज़ें बनाइए जहाँ की पूरे समाज के लिए काम आ सके। तब और धर्म और चीज़ें आगे कैसे आ गई, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारी कोई हॉस्पिटल है? नहीं है। क्या हमारा कोई बैंक है, कोई वित्त संस्था है? नहीं है।
हम किसी व्यक्ति की सहायता कैसे कर सकते हैं, पैसे की जरूरत पड़ी नहीं है हमारे पास। हमें उन रास्तों पे सोचना होगा, अलग हट के सोचना होगा, करना होगा। क्योंकि बाबा साहब के बारे में तो आप सब बताएंगे, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाह रहा। आपको सबको पता है, जिनको नहीं पता है तो आप उसको जागृत कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं कोई कार्यक्रम बाबा साहब के नाम से छोड़ता ही नहीं, चाहे मुझे आधा घंटा जाना पड़े, 10 मिनट जाना पड़े, और वहाँ मैं बाबा साहब के बारे में कभी भी ज़्यादा नहीं बताता। क्यों कि उस काम के लिए बहुत सारे आप और पुरुष भाई और बहन भाई सारे आए हुए हैं। मुझे समाज को कैसे दिशा देनी चाहिए, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में मुझे ज़्यादा जोर रहता है। तो इसी अपनी बात के साथ मैं कमेटी के और जो मंच है, चेतना मंच, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने मुझे 2 मिनट का ये थोड़ा समय दिया और मैंने अपनी बात रखी, उसके लिए धन्यवाद। और थोड़ी सी मैं लास्ट में अपने एक विभाग के बारे में ज़रूर बताऊँगा, 2-3 मिनट सुन लीजिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं जिस विभाग को डील करता हूँ वो आलोचना का रहा है, लेकिन उसके बिना कोई आदमी रह नहीं सकता। हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है पुलिस विभाग को। आपको अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए कि पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, आपके कितने राइट हैं, आपको उनको कैसे उन राइट्स को लेना है, आपके साथ अत्याचार कहाँ हो रहा है, उसकी रेमेडी कहाँ मिलेगी, किसके खिलाफ शिकायत कहाँ होगी, ये आपकी जानकारी में होनी चाहिए। यदि आपके घर में आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आप किसी छोटी बच्ची के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई अब्यूज़ हुआ है, आप पीछे मत हटिए, उसके लिए आगे बढ़िए। हम बहुत सारी चीज़ों को लोक लाज और दूसरी बातों में से पीछे रह जाते हैं। क्रिमिनल्स का हौसला बढ़ जाता है और आगे बढ़ता रहता है। आपके साथ यदि कोई अत्याचार हो, बेझिझक आइए, बात करिए, पूछिए, रास्ता बताएंगे, आगे साथ भी देंगे, हर तरीके से देंगे। उसके अलावा जो मेरा दूसरा काम है, मैं इस समय साइबर को डील करता हूँ, और साइबर के बारे में 2 मिनट में बताना चाहूँगा। साइबर क्राइम एक इतना जघन्य क्राइम हो गया कि अब जो आम क्राइम है ना, वो कम होकर के साइबर क्राइम पहुँच गया। आपके पास, सबके पास मोबाइल है, यानी एंड्रॉयड मोबाइल सभी रख रहे हैं, और उसमें आपने सबके नाम फीड कर रखे हैं। एक गलती और कर रखी होगी आप लोगों ने, उसमें आपने बैंक खाता भी फीड कर रखा होगा, OTP पासवर्ड भी फीड कर रखा होगा, नेट बैंकिंग का ID भी और OTP दोनों चीज़ें फीड कर रखी होंगी। बिल्कुल डिलीट कर देना। कहीं भी अपने मोबाइल में अकाउंट नंबर सेव नहीं करना है। कहीं भी अपने मोबाइल में आपकी ID, किसी भी चीज़ की ID, पासवर्ड ID सेव नहीं करनी है। आपका मोबाइल 2 मिनट में हैक हो सकता है, 2 मिनट में, चाहे कितना भी अच्छा मोबाइल है। अब आपका जो पैसा उसमें बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा। किस तरीके से होता है, मैं मोटे तरीके बता देता हूँ, ध्यान रखना है। पहला तरीका है मैसेज भेजकर। मोबाइल में मैसेज भेजा जाएगा कि आपकी रात को 9 बजे बिजली कटने वाली है, अगर आपने अभी KYC नहीं कराई तो रात को अंधेरा हो जाएगा आपके घर में, आप इस नंबर पे संपर्क करें। वो नंबर किसी चीटर का मिलेगा, आप तुरंत घबरा करके कॉल करते हैं, कॉल बैक मत करना कभी भी। दूसरा तरीका है आपको गिफ्ट भेजने का। आपको गिफ्ट मिला है फ्री में, आपको गिफ्ट कौन दे सकता है इस दुनिया में? कोई ऐसे मूर्ख जो फ्री में गिफ्ट दे देगा आपको? आपने टिकट तो खरीदा नहीं, कहीं 1 रुपया खर्च करा नहीं, आपको गिफ्ट कैसे आ गया? गिफ्ट के नाम पर मैसेज आए और उसे छुड़ाने के लिए करे कोई भी, तो उसका रेस्पॉन्ड मत करना। अननोन कोई मेल ID, अननोन लिंक आपके व्हाट्सएप में आता है, उसको क्लिक मत करिएगा, वो फोर्ज हो सकता है। जैसे आपने क्लिक किया, आपका मोबाइल क्लोन हो जाएगा और उसकी स्क्रीन पे चला जाएगा प्रोड्यूसर की पे, वहाँ आपके OTP और ID सब कुछ दिखाई दे रहे होंगे उसको। उसके तहत उस स्थिति में आप कहोगे जी मेरे पास तो OTP नहीं आया, मेरा खाता कैसे खाली हो गया? OTP आया, पता आपको नहीं चला, पता उसको चला। किसी भी जल्दी में कोई फ़ोन करता है, अब मेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया भाई, या दोस्त बनकर, कुछ ही बनकर, उसमें क्या होता है कि जब आप ऑन करोगे फ़ोन अपने को, मोबाइल में आपका दोस्त का फ़ोटो लगा मिलेगा, आपकी महिला मित्र का या पुरुष मित्र का फ़ोटो आएगा,
नाम भी आएगा उसमें उसी का ही, लेकिन एक्चुअल नंबर किसी और का होगा, जालसाज का होगा। आपने फ़ोन क्लिक किया, फ़ोन क्लिक करते ही आपने समझा कि यार ये तो फलां आदमी है और ये तो संकट में, इसको बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल मत करना। अगर वो पैसे मांग रहा है तो आप फ़ोन कट करना और उस आदमी का नाम से आपने जो नंबर सेव कर रखा है उसको कॉल बैक करना कि क्या आपके साथ समस्या है, क्या आप मुझसे पैसे मांग रहे हो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका पैसा बच गया। अगर आपने बिना पूछे जल्दी में भावना के वश बह करके, अब उसका बेटा एक्सीडेंट में है, मरने वाला है, तो आपका पैसा साफ़ हो गया। एक बार OTP जाने से आपके पूरा बैंक जा सकता है, पूरा खाता, चाहे 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। किसी के बहकावे में मत आइएगा। अब एक मेरे पास एक केस आया गाज़ियाबाद का, एक महिला ने 6.5 करोड़ रुपए दे दिए। बहुत बड़ी रकम है 6.5 करोड़ रुपए, और 6 महीने देती रही। वजह है कि एयरपोर्ट पे से 1 करोड़ का नेकलेस आना था डायमंड का अमेरिका से, वो गिफ्ट आज तक नहीं पहुंचा उसका, लेकिन वो 6 करोड़ रुपए दे चुकी है। OLX पर कोई भी चीज़ आपको एडवर्टाइज देती है कि भाई ये मैं बेच रहा हूँ, मैं फौजी हूँ या कोई और हूँ, कभी भी बहकावे मत आना। पैसा एडवांस में एक भी मत दीजिए। LIC के बारे में चीटिंग होती है। LIC के नाम से आपको कोई पैसा नहीं, किसी इंश्योरेंस के नाम से आपको कोई किस्त नहीं भरनी है आपको वेबसाइट पे जा कर के खोल कर उसी को भरनी है। व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी लिंक पर पेमेंट नहीं करना है। बिल्कुल कान के अंटी लगा लीजिए कि मुझे व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी लिंक, अनजान लिंक पर पेमेंट नहीं करना है। और उसके अलावा पुरुष भाइयों के साथ होता है सेक्सटॉर्शन वाला। होता क्या है कि कोई फ़ोन कॉल आती है, उसमें किसी अर्धनग्न अवस्था में किसी महिला का फ़ोटो आता है और वो पुरुष भाई उसको ऑन कर लेता है। उसकी कोई गलती नहीं होती, उसे तो ऑन करना होता है। ऑन करते ही वीडियो चल पड़ता है जो कि न्यूड वीडियो होता है। उसके साथ वो वहाँ क्या करता है कि दोनों की वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग करने के बाद एक नकली पुलिस अफसर बन के अगला फ़ोन आएगा कि आपने ये काम किया है, आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, या तो इतने पैसे दे दीजिए या यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं, इसको हटवा लीजिए। तो इन चीज़ों से पुरुष भाई भी दूर रहें और सचेत रहें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यदि पुलिस से संबंधित या इस तरह के फ्रॉड से संबंधित कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े या आवश्यकता पड़े तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। कभी भी दिन में या रात में आप फ़ोन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होगी। तो मेरा नंबर लिख लीजिए, बोलता हूँ मैं 8750868881, यानी 87 50 86 88 81। नाम है रतनलाल, ACP ऑपरेशन। थैंक यू। जय भीम।